नमस्कार। रागांग की श्रृंखला में हम मल्हार अंग की चर्चा कर रहे थे और मल्हार अंग के अंतर्गत जो राग आते हैं उनमें सर्वप्रथम हमने मियाँ मल्हार आपको बताया, राग मेघ मल्हार या मेघ हमने आपको बताया। अब एक और बहुत सुंदर और बहुचर्चित राग लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। इस राग का नाम है राग गौड़ मल्हार। ये राग बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर राग है और जैसे कि मैंने कहा कि अंग की बात है तो मल्हार अंग इसमें जो आता है वो भी आपको बताया जाएगा। मल्हार शब्द जो है इसके मैंने आपको इसके अर्थ बताए या मैंने मल्हार का संबंध वर्षा ऋतु से है ये भी आपको समझाया। मल्हार को कहते हैं कि मल्ल की तरह यानी झूमता हुआ इस गति से चलना जो है मल्हार का अर्थ, ऐसा विद्वानों ने भी माना है। मल्हार वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले जो राग हैं उन रागों का समय के अनुसार देखा जाए तो समय अलग है यदि हम समय चक्र के अनुसार उसको लें, लेकिन यदि हम उसको वर्षा ऋतु में गा रहे हैं तो ये हमें छूट है कि हम उस राग को कभी भी गा सकते हैं, चाहे वो सुबह, दोपहर, शाम को या रात्रि को। तो अक्सर मल्हार अंग के अंतर्गत जो राग आते हैं उनमें गाए जाने वाले रागों में गौड़ मल्हार भी एक ऐसा ही बहुत ही सुंदर राग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जब हम इसको अन्य मल्हार के प्रकारों से इसको तुलना करें या देखें तो इसमें कुछ अलग हमें मिलता है। इस राग में जो है मध्यम का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उससे ही इस राग की खूबसूरती बनती है। ये राग अन्य मल्हार के प्रकारों से अलग दिखाई पड़ता है। गौड़ मल्हार की बात करें तो गौड़ मल्हार के थाट के बारे में विद्वानों के दो मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार ये जो राग है ये काफी थाट के अंतर्गत आता है और दूसरे विद्वानों के मतानुसार, दूसरे मत के अनुसार ये राग खमाज थाट के अंतर्गत आता है। अब विद्यार्थियों के लिए एक ये प्रश्न उठता है कि हम किसको माने। ये मैं बहुत थोड़ा सा विस्तार से आपको बताऊंगी। जब हम गौड़ मल्हार की बात करते हैं तो गौड़ मल्हार कई तरीकों से गाया जाता है। एक प्रकार है जिसमें कि निषाद जो है वो कोमल और साथ साथ जो है अवरोह में गांधार को भी कभी कभी कोमल लिया जाता है। तो इस प्रकार का जो गौड़ मल्हार का जो प्रकार है तो स्वाभाविक है कि गांधार कोमल है तो शायद विद्वानों ने ये सोचकर ही इसको काफी थाट के अंतर्गत लिया होगा। दूसरे प्रकार में निषाद का कोमल रहना यानी स्थायी आरोह में भी और अवरोह में दोनों में निषाद जो है वो कोमल लिया जाता है। तो ये एक प्रकार है जिसको जो प्रचलित है और इसको हम कहें तो ये खमाज थाट के अंतर्गत या विद्वान इसको कभी कभी गांधार को छोड़कर इसको काफी थाट के अंतर्गत भी मानते हैं। लेकिन क्योंकि केवल कोमल निषाद की बात है तो शायद इसमें खमाज थाट के अंतर्गत इसको जो दूसरा मत है वो इसको ज्यादा मान्यता देता है। एक और प्रकार है जिसमें कि आरोह में जो है वो शुद्ध निषाद का प्रयोग किया जाता है और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। तो शुद्ध निषाद का प्रयोग भी हमेशा नहीं, कभी कभी जो है उसका प्रयोग किया जाता है तार सप्तक के सा में जाने के लिए। तो ये जो मत हैं इन मतों के अनुसार काफी थाट या खमाज थाट की बात कही जाती है। विद्यार्थी होने के नाते हमें इस तरह की जानकारी भी होनी चाहिए और जब हम कभी अपने उत्तर को लिखते हैं तो हमें ये दोनों मत जो हैं इनके बारे में हमें बताना चाहिए। थाट की जहाँ तक बात है उसमें उसके बाद इसकी हम जाति की बात करते हैं तो जाति इसकी संपूर्ण बताई गई है यानी सातों स्वरों का इसमें प्रयोग है। अब इसको जब हम आगे थोड़ा और डिटेल में बताएंगे तो आपको उसके बारे में और अधिक जानकारी आपको मिलेगी क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और जब हम इसकी जाति की बात करते तो स्वाभाविक सी बात है कि हम आरोह और अवरोह में जो स्वर हैं उन्हीं को लेते हुए हम जाति को मानते हैं।
तो जब हम इसका आरोह अवरोह बताएं या जब हम इसके स्वरों की व्याख्या करेंगे तो इस विषय को हम और विस्तार से आपको बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि वर्षा काल में कभी भी इस राग को गाया बजाया जा सकता है, तो ऋतु प्रधान जो है ये राग है। एक इस प्रकार का राग है जो कि मंद्र मध्य तार तीनों में खिलता है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि मध्यम इसका बहुत खूबसूरत है। मध्यम पर विश्रांति इस राग में बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए मैंने तानपुरा भी अभी मध्यम में मिलाया है। म और सा, इसका जो एक संवाद है ये बहुत प्रिय लगता है इसमें, और एक राग को कहते हैं कि राग को एक बेस प्रदान करना, एक धरातल प्रदान करना जो है ये म और सा का जो संवाद है ये प्रस्तुत करता है और बहुत मजबूती से उसको स्थापित करता है। इस राग का जैसे मैंने आपसे कहा कि वादी स्वर जो है वो मध्यम है, संवादी जो है इसका षड्ज है। ये जो राग है, इस राग की खासियत जो है, मध्यम की जो विश्रांति है वो किस प्रकार से है ये भी आपको बताएंगे। मल्हार अंग इस राग में कहाँ पर है, तो ये आपको जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वो आपको और अधिक स्पष्ट रूप से आपको स्वयं ही पता चले, क्योंकि जब हम अंगों की बात कर रहे हैं तो हमने अपने जब मल्हार अंग को शुरू किया वहाँ पर हमने आपको बताया कि मल्हार अंग क्या है, कौन सा अंग, कौन से स्वर गुच्छ हैं जो मल्हार अंग को दर्शाते हैं और उसका कैसे राग में प्रयोग होता है। ये जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहरहाल हम इस राग के विषय में क्या कहा गया है वो आपको बताते हैं। गौड़ मल्हार की बात करते हैं तो इसके विषय में चंद्रिका सार में कहा गया है, मृदु मध्यम तीखे सबे संपूर्ण विस्तार, यानी मृदु मध्यम। हम मृदु का मतलब होता कोमल कहें तो कोमल मध्यम तो कोई होता नहीं। जब भी कभी कोमल शब्द का या मृदु शब्द का मध्यम के साथ प्रयोग होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो शुद्ध मध्यम है, क्योंकि मध्यम या तो शुद्ध है या तीव्र है। तो तीव्र मध्यम तो चढ़ा हुआ मध्यम होगा, तो इसी को लेते हुए मृदु मध्यम, या कई बार लोग कोमल मध्यम कहते हैं, या मध्यम, उसका अर्थ ये है कि वो शुद्ध मध्यम से, कोमल तो होता ही नहीं मध्यम, तो इसलिए मृदु मध्यम तीखे सभी, बाकी सब शुद्ध है और मध्यम जो है वो मृदु है, यानी तीव्र मध्यम नहीं है। संपूर्ण विस्तार यानी संपूर्ण है। अल्प निखाद लगाए के गावत गौड़ मल्हार, निषाद जो है वो अल्प, बहुत थोड़ा जो है निषाद का प्रयोग होता है। इसके जो प्रकार जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों निषादों का प्रयोग होता है, जो एक मत के अनुसार, और एक के अनुसार जो है निषाद जो है वो आरोह में अल्प है। तो ये जो है इसके विषय में इसकी जानकारी है। अब जब हम गौड़ मल्हार को लेकर आगे बढ़ते हैं तो इसके गांधार के विषय में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि इस राग में गांधार जो अधिकतर प्रचलित है उसमें गांधार जो है वो शुद्ध प्रयोग होता है। ध्रुपद गायक यानी ध्रुपद गायन में गांधार को कोमल प्रयोग किया गया है। ऐसे भी ध्रुपद जो है वो मिलते हैं। किसी किसी ध्रुपद में गांधार को शुद्ध कोमल दोनों रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये हमें अलग अलग तरीके के जो प्रकार हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। जब भी हम अपने इस राग की जानकारी हम उसकी लेते हैं, हम थ्योरेटिकल उसको याद करते हैं या हम प्रैक्टिकल, तो हम जो भी गा रहे हैं उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि एक मतानुसार इस प्रकार भी गाया जाता है। यानी हर प्रकार जो किसी भी राग के जितने भी प्रकार प्रचलित हैं उन प्रकारों को जानना विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त जो है राग मियाँ मल्हार और राग मेघ मल्हार जो है, क्योंकि मल्हारों के प्रकार है, स्वाभाविक है कि मल्हार अंग इसमें आता है, लेकिन मियाँ मल्हार की जब हम बात करें तो शुद्ध गांधार का जो प्रयोग होता है वो इसको मियाँ मल्हार और मेघ से अलग करता है। इस राग को जब इसका विस्तार किया जाता है तो राग का जो प्रकृति राग की बहुत मधुर है। हम इसको बहुत चंचल नहीं कह सकते राग को, कि उतना चंचल मधुर है और श्रृंगार पूर्ण कहा जा सकता है इस राग को। ये राग जो है इसके गायन की जब हम बात करें तो हमें
राग का विस्तार मंद्र, मध्य, तार तीनों में मिलता है। लेकिन जब हम मध्य सप्तक के मध्यम से हम तार सप्तक के सा तक जब विशेष रूप से जाते हैं, तो जो जिन स्वरों का प्रयोग करते हैं वो अपने आप में बहुत खूबसूरत और बहुत ही एक अलग इसका स्वरूप प्रदान करता है। फिर हम गांधार, हम जब इस राग की शुरुआत करते हैं तो मध्यम पर कैसे हम न्यास करते हैं, मध्यम पर कैसे टिकाव करते हैं, वो राग को अपनी विशिष्टता तो प्रदान करता है, लेकिन राग को अन्य रागों से या जो इसके आसपास के राग हैं उनसे वो किस प्रकार से मध्यम को दर्शाते हुए उसको अलग करता है। गौड़ मल्हार से के आसपास एक राग है गौड़ सारंग। तो गौड़ सारंग, और कई बार विद्यार्थी गाते हुए गौड़ सारंग और गौड़ मल्हार को मिला देते हैं। तो मध्यम की विश्रांति जो है वो किस प्रकार से करनी, किन स्वर संगतियों को लेते हुए करना, वो इन दोनों रागों को अलग करती है। तो जब हम राग के बारे में आपको बताएंगे तो इन चीज़ों को और विस्तार से बताएंगे। चलिए थोड़ा सा हम इसके आरोह और अवरोह की बात करते हैं, या हम इसके चलन की बात करते हैं। देखिए तानपुरे पे मैंने मध्यम को मिलाया। मध्यम अपने आप में इतना प्रोमिनेंट है, इतना उभर कर सामने आता है, जो राग को एक स्थिरता या एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रदान करता है, जिस पे कि हम सहज रूप से जो है राग का विस्तार कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम वागीश्री की बात करते हैं। राग वागीश्री या राग मालकोस में मध्यम सुर लगाते ही अहिर भैरव में षड्ज मध्यम का संवाद लेते ही राग खिलकर सामने आता है। इसी प्रकार से राग गौड़ मल्हार को गाते मध्यम और षड्ज को जब तानपुरे में मिलाया तो राग अलग से खिलकर सामने आता है। कुछ कुछ विद्वान पंचम को भी तानपुरे पर मिलाते हैं। तो ये एक प्रकार ये भी है कि जिसमें कि पंचम को मिला के गाया बजाया जाता है। सा सा ग ग म रे पा म म प द सा मा प म ग रे ग सा ग ग म। इतना कहते ही गौड़ मल्हार सामने आता है। फिर से सा ग ग म रे पा म म प द सा मा प म ग रे ग सा ग म। तो आरोह अवरोह तो हमें एक तरह से एक स्केलेटन प्रदान करता है या बताता है कि इस राग में ये स्वर प्रयोग होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया हमें ज़रूर लग जाता है आरोह अवरोह से कि जब हम आरोहण करते हुए तार सप्तक के साथ पे जाते हैं किस प्रकार से जाया जा सकता है, या अवरोह में कोई ऐसी विशिष्ट स्वर संगति है जो बहुत प्रोमिनेंट है राग में, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया हमें आरोह अवरोह से लग जाता है। लेकिन विशेष तौर पे हम चलन की बात करें, चलन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किस चाल में उसको उन स्वरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पंडित भातखंडे जी ने भी अपनी क्रमिक पुस्तक मालिका में अपनी ये जो मल्हारों का वर्णन किया, तो गौड़ मल्हार के अंतर्गत उन्होंने किस प्रकार से ये चलन या ये उठाव या ये आरोह अवरोह बताया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। सा रे ग रे मा ग रे सा रे पा मा प द सा द नी प म ग म रे सा। तो यहाँ पर रे ग रे मा ग रे सा रे पा मा म प द सा द नी प मा प म ग रे ग सा। इस प्रकार से उन्होंने चलन बताया है।
अब इसके जहाँ तक पकड़ की बात करें या इसकी पहचान की बात करें, ऐसा स्वर समुदाय जो कि उसकी पहचान हो, वो है रे ग रे मा ग रे सा प मा प द सा। ये उन्होंने पहचान बताई राग गौड़ मल्हार की। कभी कभी राग गौड़ मल्हार में इस प्रकार से भी जाते हैं म म प द सा म प द नि सा रे सा। इस प्रकार से शुद्ध निषाद का प्रयोग किया जाता है। म प द नि सा रे सा द नि प। अब ये जो फ्रेज है ध नि प म प म ग रे ग सा, तो मियाँ मल्हार में भी इस प्रकार का ये जो धनी प नी प की जो संगति है मियाँ मल्हार में भी आती है। लेकिन जहाँ हमने शुद्ध गंधार का प्रयोग किया तो मियाँ मल्हार से राग बिल्कुल अलग हो गया। अंग की मैं बात कर रही हूँ तो आपको अब तक के मेरे इस स्वर विस्तार में मल्हार अंग बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा आपको। कहाँ पर? सा ग ग म रे पा, आ गया मल्हार अंग, म रे पा। और जहाँ पर हम मेघ की बात करते हैं, मेघ में भी म म प द सा द नि प म म प द सा, ये फ्रेज भी म प द सा, मेघ में भी इसका प्रयोग होता है। सा द नि प, मियाँ मल्हार में भी ये चीज आती है। म प म ग रे ग सा ग म। इस प्रकार से आप मध्यम पर विश्रांति करिए तो आपका राग गौड़ मल्हार अन्य मल्हारों से यानी मल्हार के अन्य प्रकारों से बिल्कुल अलग स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अब इसमें प म ग म ये स्वर आता है, प म ग म, इसका जवाब है रे सा नि सा रे सा नि सा प म ग म। ये कुछ ऐसे स्वर समूह हैं जो कि आपस में सवाल और जवाब का काम करते हैं। यानी कि जैसे हम किसी को बुला रहे हैं और उसने उसका उत्तर दिया, तो इस प्रकार से प्रश्न और उत्तर एक तरह से हम कहते हैं पैरेलल, वही चीज नीचे नजर आती है, वही चीज ऊपर नजर आती है। और सादा, इसका जवाब मारे, ये स्वर संगतियों का सवाल जवाब इसमें दिखाई देता है। तो राग गौड़ मल्हार का एक परिचय जो आपको मैंने दिया, इसको थोड़ा सा इसके चलन को देखते हैं और फिर हम सरगम गीत और अलग अलग तालों में बंदिशों को लेकर आपको इस राग को और अधिक विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही साथ अन्य रागों से भी इसका क्या अंतर है, क्योंकि जब हम किसी एक राग को बताते हैं तो स्वाभाविक है कि संप्रकृतिक रागों से या ऐसे राग जो उन्हीं स्वर समुदायों से मिलकर बने हैं या उसके आसपास के हों, उन रागों से किसी भी राग को जब हम गाते बजाते हैं उसकी जानकारी लेते तो उसका अंतर जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा और हम गाते गाते अचानक दूसरे राग में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जब हम किसी राग को गा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये तब संभव है जबकि हम राग को अच्छे से उसका अभ्यास करें और समझते हुए करें। तो राग गौड़ मल्हार का थोड़ा सा स्वर विस्तार मैं आपको बताती हूँ। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, तानपुरा बहुत ही डेलिकेट होता है, इसकी तारें बहुत डेलिकेट होती हैं। तो जब बहुत लाइट होती है या मौसम में बदलाव होता है या एक और कारण जब ये बहुत समय तक तानपुरा छिड़ता नहीं है तो इसकी तारों में प्रॉब्लम होती है, और जब बहुत लाइट होती है तो ये उतरना जो है या चढ़ना शुरू कर देता है। तो इसलिए
तानपुरे को हमेशा तानपुरे से ही गाइए, तानपुरे को छेड़ते हुए गाइए, तो तानपुरा रवां रहता है। रवां मतलब वो बिल्कुल कहते हैं कि वार्म अप रहता है, मैं इंग्लिश में वर्ड बोलूँ, बिल्कुल परफेक्ट, उसकी ट्यूनिंग बहुत जल्दी हो जाती है और आपको ये आपके गायन में सहयोग भी करता है। तो बहरहाल हम गौड़ मल्हार पर आते हैं। सा सा ग ग म रे पा धा प म प म ग रे ग सा सा द नि प म प द सा रे सा सा रे सा रे रे ग ग म रे पा म प प द द नि प म प द सा द नि प म प द नि सा रे सा द नि प धा प म प म ग रे ग सा ग ग म। बहुत खूबसूरत लगता है जब मध्यम पर विश्रांति होती है। सा ग म रे ग सा सा ग ग म रे ग ग रे म ग रे ग ग म रे पा रे पा। आपका मल्हार आ गया। म रे पा प धा प म प म ग रे ग सा ग ग म। मध्यम पर जहाँ विश्रांति होती है और आप जितना राग का अभ्यास करेंगे वो चीजें और खुलकर आपके सामने आएंगी। रे ग म प धा प म प म ग रे ग सा ग ग म म प द सा द नि प म प द सा रे सा द नि प म प द नि सा द नि प म प म ग रे ग रे म ग सा ग ग म सा रे ग ग म रे प म रे प धा प म प म ग रे ग सा ग ग म। इस प्रकार से राग की बढ़त या राग का विस्तार किया जा सकता है। क्योंकि रागांग के अंतर्गत हम राग की बात कर रहे हैं तो हम रागांग को दर्शाते हुए राग की विशिष्टता को हम आपके सामने लेकर आते हैं। अब जब हम मल्हार के किसी भी प्रकार को जानना चाहते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि क्या वो शुद्ध है या क्या वो किसी चीज़ का मिश्रण है। इस राग में हमें मियाँ मल्हार भी दिखाई देता है। इस राग में हमें शुद्ध मल्हार के भी जो उसके अंग है, शुद्ध मल्हार के जो अंश हैं हम कहें, वो भी हमें इसमें दिखाई देते। जैसे म प द सा द प म प द सा द प म, ये जो स्वर है ये शुद्ध मल्हार में ये स्वर संगति मिलती है। बाकी मल्हार मियाँ मल्हार की तो मैंने आपको बता ही दिया और मल्हार अंग भी मैंने आपको बता दिया। अब एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ सरगम गीत के द्वारा, जो कि इस राग को समझने में और उसको गाने में जो है हमें बहुत सहायक होगा। क्योंकि स्वर मालिका या हम कहें कि स्वर सरगम गीत जो है उससे हम ये समझ में आते कि राग में क्या क्या स्वर संगति किस प्रकार से प्रयोग होती है। इसलिए सरगम गीत को भी एक सहायक के रूप में लिया जा सकता है किसी भी राग को जानने के लिए। तो ये 3 ताल में निबद्ध जो है सरगम गीत राग गौड़ मल्हार की आपको प्रस्तुत करते हैं।
रे ग रे म ग रे सा सा रे ग रे ग म प म ग रे ग रे म ग रे सा सा रे ग म प म ग रे रे प म प प म प द सा द प म प म ग रे रे प प म म प द सा द प म प म ग रे रे प म प प म प द सा द प म प म ग रे ग रे म ग रे सा सा रे ग रे ग म प म ग रे ग रे म ग रे सा सा रे ग रे ग म प म ग रे रे प म प प म प द सा द प म प म ग रे रे प म प प म प द सा द प म प म ग रे ग रे म ग रे सा सा रे ग रे ग म प म ग प प प द द नि नि सा 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 नि सा प प प द द नि नि सा 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 नि सा सा नि द द सा 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 नि द नि प प सा नि द द सा 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 नि द नि प प रे रे प म प प म प द सा द प म प म ग रे रे प म प प म प द सा द प म प म ग रे ग रे म ग रे सा सा रे ग रे ग म प म ग रे ग रे म ग रे सा सा रे ग रे ग म प म ग रे रे प म प प म प द सा द प म प म ग रे रे प म प प म प द सा द प म प म ग रे ग रे म ग रे सा सा रे ग म प म ग रे ग रे ग रे ग म प म ग प प प द द नि नि सा 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 नि सा प प द द नि नि सा 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 नि सा सा नि द द सा 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 नि द नि प प रे रे प म प प म प द सा द प म प म ग रे रे प म प प म प द सा द प म प म ग रे ग रे म ग रे सा सा रे ग रे ग म प म ग रे ग रे म ग रे सा सा रे ग रे म ग रे सा सा रे ग रे म ग रे सा सा रे रे ग म प म ग रे ग सा। तो ये सरगम गीत था जो कि गौड़ मल्हार राग के स्वरूप को, उसकी संरचना को आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है, जिसे आप समझकर जो है राग विस्तार को भी आप समझ सकते हैं। साथ में दोनों निषादों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो ये जो एक प्रकार गौड़ मल्हार का मैंने आपको बताया, उसको भी यहाँ पर ये जो है उसका उदाहरण जो है वो प्रस्तुत करता है। आगे इस राग की और जानकारी हम आपको देंगे।